अक्सर मैं लोगों से पूछता हूँ कि हमें पाकिस्तान क्यों चाहिए था, क्योंकि 1799 में सिखों का कब्जा हो गया था लाहौर पर और लड़ाई हुई थी ब्रिटिश के साथ। और इस शक की बुनियाद पर कि इन गुंबदों के ऊपर जो बादशाही मस्जिद के हैं वहाँ पर तोपें गाड़ी गई हैं ऊपर, और वहाँ से नीचे फायर किया जा रहा है, नीचे से फायर करके तोपों से उन मीनारों को शहीद कर दिया गया था। तुम बताओ। उसके बाद सिखों का कब्जा हो गया लाहौर पर 1799 में, ठीक है, और इसको घोड़ों का अस्तबल बना दिया गया था। बादशाह मस्जिद घोड़े हुआ करते थे, घोड़े बांध दिए, जो मिलिट्री कंटोनमेंट बना दिया गया सिखों ने। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने एनुअल फंडिंग करनी शुरू कर दी अंग्रेज़ों ने कि मस्जिद रिस्टोर हो जाए। और आप हैरान होंगी कि जो प्रेजेंट बादशाही मस्जिद है ये 1960 में मुकम्मल हुई है, पाकिस्तान बनने के 13 साल बाद। देखिए उस ज़माने में अंग्रेज़ आपको एक सर्टिफिकेट, जो आप नोटेबल है ना, बड़े लोग, उनको एक सर्टिफिकेट इशू किया करते हैं, उसका टाइटल पे लिखा होता है कुर्सी नशीन, जिसका मतलब ये था कि अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो आप सरकारी दफ्तर में कुर्सी ऑफर की जा सकती है आपको बैठ कि अहलिया के एतबार से भी काफ़ी अजीबोगरीब सी बातें सुनने में आती हैं कि शायद उनमें वो उनसियत नहीं थी, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये मरीज़ है कि उनका एज डिफरेंस था अराउंड ऑलमोस्ट डबल दी एज। वो 20 साल की थी, वो 42 साल के थे। तो इसमें पहला तो एज डिफरेंस था, लेकिन ज़ाहिर है पसंद करते थे, और 42 साल तक शादी नहीं की थी कायदे ने। फिर जब शादी हुई तो उसको बॉम्बे का फूल कहा जाता था, वो इतनी खूबसूरत थी, रत्ती चना जो थी। और शादी हुई तो ये बहुत कम लोग बताते हैं कि वो हनीमून पर बीवी को अमेरिका और यूरोप ले गए थे। और सबसे जो कम बात बताते हैं वो दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अपने हक महर में जो अपनी बीवी को दिया था उस वक्त, आज से 107 साल पहले शादी हुई थी, ये ज़हन में रखिए, 1918 में। तो 107 साल पहले देखें क्या वैल्यू होगी। तो उस वक्त उन्होंने जो हक महर अपनी बीवी को दिया था वो 1001 रुपये जी। और जो सबसे हैरान होंगी आप सुनकर कि वो था जो मुंह दिखाई, जिसको हम कहते हैं द गिफ्ट एट द टाइम ऑफ मैरिज, वो 1,25,000 रुपया। 107 साल पहले, शायद अब अरबों में बनेगी, करोड़ों में नहीं बनेगी, वो गिफ्ट दिया था। इसमें कोई शक नहीं है कि कायदे आज़म का जो गोल था पाकिस्तान, उसके लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी की भी कुर्बानी दी। टीबी होने की वजह से उसके बावजूद काम करते रहे, और जाहिर है एक अपनी पसंद की शादी होने के बावजूद उसको टाइम नहीं दे सके, इसमें कोई शक नहीं है। मोहब्बत बहुत थी, लेकिन वो मजबूरी उनकी ये थी कि उन्होंने चॉइस करना था कि आया मैं बीवी को टाइम दूं और बाकी जगहों पे कॉम्प्रोमाइज़ करूं, या उस पे छोड़ के पाकिस्तान बनाने के लिए स्ट्रगल करूं। इसलिए उनको कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, उनकी जो तवज्जो थी डेफिनेटली। सर एक और भी मामले पर कॉम्प्रोमाइज़ किया गया था कायदे आज़म की तरफ से, जो कि आप ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे। उन्हें ऑफ़र किया गया था माउंट बैटन की जानिब से कि आपको हम ऑल इंडिया का क्या कह सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर आज़म बना देंगे, तो आप पाकिस्तान के ख्वाब को छोड़ दें। तो अगर आज के दौर में ये ऑफ़र किसी को दी जाती तो उन्होंने कहना था ठीक है भाई, आप हमें वज़ीर आज़म बना दें, क्योंकि सारा मामला, सारा मसला ही कुर्सी का है। तो कायदे आज़म ने उस वक्त गिव अप किया था। किन टर्म्स पर? बड़े लीडर का मुनीज़े मैं सबसे बड़ी नंबर 1 निशानी अगर मुझसे लोग पूछते हैं तो वो सेल्फलेस होता है। वो अपने लिए नहीं कुछ लेता, वो लोगों के लिए करता। कायदे आज़म को टीवी थी, और एक किताब है फ्रीडम एट मिडनाइट, उसके अंदर लिखा हुआ है कि ये सबसे बड़ा पॉलिटिकल सीक्रेट लास्ट सेंचुरी का ये था कि जिन्ना ने अपनी बीमारी छुपाई। देखिए जो शख्स को टीबी है, लोग उसको कहते थे कि मैं इससे आपके जवाब देने से पहले मैं एक आपकी कमिटमेंट उनको बता देता हूँ। एक दफ़ा कायदे किसी दोस्त ने कहा कि आप इतने अमीर हैं और आप बीमार रहते हैं, तो आप इंग्लैंड जाएँ, अपना इलाज करवाएं, अच्छी ज़िंदगी गुजारें, आप क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं बीमारी के बावजूद। तो कायदे ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी, क्योंकि उसने पूछा था कि आपका अल्टीमेट विश क्या है। तो कायदे ने कहा था कि मेरी अल्टीमेट विश ये है कि जब इस दुनिया के बाद मैं अल्लाह ताला के हुज़ूर पेश किया जाऊँ तो अल्लाह ताला मुझे सिर्फ 3 लफ्ज़ कह दे, वेल डन जिन्ना, वेल डन जिन्ना। तो मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ। तो अब मोटिवेशन देखें, एक बात तो ये, तो सेल्फलेसनेस बड़ी ज़रूरी है एक लीडर के लिए। कि जो आप बात कर रही थी कि क्या ऑफ़र की गई थी, मैंने कहा ना कि लीडर की सबसे बड़ी निशानी ये है कि सेल्फलेस होता है। अगर वो अपनी पावर के लिए कर रहा है, अपनी मिनिस्ट्री के लिए, अपने ठेके के लिए, अपने भाई को बनवाने के लिए, जो भी है, तो फिर तो वो लीडर नहीं बनता। कायदे आज़म को सबसे ज़्यादा टेम्पटिंग ऑफ़र 3 दफ़ा की गई। एक दफ़ा नेहरू आए, उन्होंने कहा आप जो मर्ज़ी मांगें। फिर माउंट बैटन आया, उसने कहा जो मांगते हो मैं देने को तैयार हूँ, आपको ले देता हूँ, लेकिन पाकिस्तान की ज़िद छोड़ दो। फिर गांधी आए, गांधी ने आकर बहुत बड़ा उनको ऑफ़र किया था, और ऑफ़र किया गया था कि अगर आप पाकिस्तान की ज़िद छोड़ दें तो हम आपको पूरे हिंदुस्तान का पहला वज़ीर आज़म बनाने को तैयार हैं जब ब्रिटिश चले जाएंगे। आप ज़रा विजुलाइज़ करें, पूरा हिंदुस्तान KPK से बांग्लादेश तक, इतनी बड़ी ऑफ़र की जाए। अगर एक लीडर मटेरियलिस्टिक होता, पावर का शौक़ होता, कुर्सी का शौक़ होता, तो फ़ौरन कहता कि हाँ, और कहता कि जी जमहूरियत भी बच गई है, मुझे कुर्सी मिल गई है, आप घरों को जाएं बस सारों।
लेकिन अब आप देखिए लीडर क्या कहता है, बहुत खूबसूरत बात कही। कायद-ए-आज़म ने कहा कि जो तुम मुझसे मांग रहे हो वो मेरी कौम की अमानत है और मैं अमीन होने के नाते अपने कौम की अमानत नहीं बेच सकता। तो वो अमानत नहीं बेची तो आज हम आज़ाद हैं। अगर वो अमानत बेच देते तो तारीख में उनका नाम लिखा जाता मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑल इंडिया। आई एम श्योर कायद-ए-आज़म नहीं लिखा जाता। आज हम कायद-ए-आज़म इसलिए याद करते हैं और वो किसी को याद भी ना होते, किसी को याद ना होते। वो वन ऑफ द हिस्ट्री में नाम होता ना, जैसे बहुत सारे अपने प्राइम मिनिस्टर वो भी नाम उनका, जैसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बहुत सारे हैं, उनमें टॉप पे उनका नाम होता, लेकिन कायद-ए-आज़म तो नहीं। सर एक और ऑफर भी करवाई गई थी कायद-ए-आज़म को और वो ये थी कि माउंटबेटन को दोनों जाने गवर्नर जनरल बना दिया जाए, पाकिस्तान का भी और इंडिया का भी, जिससे कि रिफ्यूज़ कर दिया गया था। वो क्या इंसिडेंट है? वो इंसिडेंट ये मरीज है कि ये था जून 1947 में। ये मुज़ाकरात हो रहे थे फाइनल। यहाँ जब मुज़ाकरात, एक तरफ नेहरू थे, एक तरफ कायद-ए-आज़म बैठे थे, दरमियान माउंटबेटन बैठे हैं और कांग्रेस ने अपने लिए अच्छी चाल चली अपने हक में कि उन्होंने कहा कि माउंटबेटन आज़ादी के बाद नए हिंदुस्तान के गवर्नर जनरल होंगे। गवर्नर जनरल का मतलब ये है कि जब वो गवर्नर जनरल उधर होंगे तो उनकी सिंपथी या लॉयल्टी या इंक्लिनेशन या थोड़ा सा वो होता है ना बायसिज्म, वो उनकी तरफ हो जाएगा। तो उन्होंने ऐलान कर दिया। माउंटबेटन ने कायद-ए-आज़म की तरफ देख के कहा कि आप भी ऐलान करें कि मैं आपका भी गवर्नर जनरल होऊंगा, यानी दोनों मुल्क होंगे आज़ाद, ऊपर गवर्नर जनरल एक होगा, अपने अपने वज़ीर आज़म चुन लेंगे। तो कायद-ए-आज़म ने थोड़ी देर सोचने के बाद इनकार कर दिया, स्ट्रेट ऑफ द फेस। उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपको गवर्नर जनरल नहीं लेंगे। अब बड़ा गुस्सा आया माउंटबेटन को कि मैं तो एहसान कर रहा हूँ इनको, और वो तीनों उस वक्त एक गोल में इस पर बैठे हुए थे। जी। और कायद-ए-आज़म ने सोच के जो कहा, एक बात मैं किताबों से पढ़ के अखज़ की कि क्यों इनकार किया होगा कायद ने, और एक उन्होंने कह दी जो अखज़ की मैंने, वो ये अखज़ की बनीज़े कि कायद-ए-आज़म ने सोचा कि मुझे टीबी है, उनको तो पता था, बाकियों को नहीं पता था। उन्होंने कहा मेरी ज़िंदगी तो गिनी जा चुकी है, और जो ज़ाहिर है 13 महीने थी सिर्फ पाकिस्तान बनने के बाद। उनको ख़तरा ये था कि मेरे पीछे ऐसा कोई लीडर नहीं है जो मेरी तरह स्टैंड ले सके या फर्मली इनके ख़िलाफ़ खड़ा हो सके। तो अगर गवर्नर जनरल दोनों मुल्कों का एक ही हुआ तो माउंटबेटन दोनों मुल्कों को मर्ज कर देंगे बाद में। आसानी के लिए ये समझ लें कि वो फ़र्ज़ किया सऊदी अरब का बादशाह अगर आज ऐलान करे कि ईस्ट और वेस्ट सऊदी अरब में कर रहा हूँ, और साल बाद वो कहने पर बादशाह एक ही है, बादशाह एक ही है, और सल्तनत के सिर्फ दो सल्तनत को कह रहे हैं अगले साल से हम दोबारा हो जाएंगे, अच्छा नहीं लगा मुझे जा, तो दोनों मुल्क मर्ज हो जाएंगे। अगर गवर्नर जनरल एक है और कायद-ए-आज़म ना रहे तो वो मुल्क ख़त्म हो जाना था, आपस में मर जाना था। एक बार ये मैंने किताबों से निकाला है कि उनका ये डेफिनेटली ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि मैं तो बीमार हूँ इतना सा। कायद-ए-आज़म ने जवाब बड़ा खूबसूरत दिया। कायद-ए-आज़म ने उसको, क्योंकि वकील थे, लॉजिक की बात करते थे, तो उन्होंने कहा लॉजिक से मैं कन्विंस कर, यही कि अगर जंग हो गई तो मैं किसकी तरफ हूँगा। हाँ जी, उन्होंने माउंटबेटन से पूछा कि अगर दोनों मुल्कों के दरमियान कल जंग हो गई तो तुम कौन से मुल्क के गवर्नर जनरल होगे। हाँ। तो ये बात अगले साल जंग हो गई। ये विजनरी लीडर इसको कहते हैं। तो विजन इसको कहते हैं। अब एक और विजन पे आई बात तो मैं बताता चलूँ फिर अगली बात पर। देखिए विजन एक लीडर को कहते हैं। लोग बहुत सारे मुझे कहते हैं कि विजन बहुत थी लीडर। मैं पूछता हूँ बच्चों से, कहते हैं कैसे लीडर थे? सब बच्चे कहते हैं विजनरी लीडर थे। मैंने कहा साबित करो। वो कहते हैं जी विजन थी, पाकिस्तान बनाया। तो मैं आपको दो बातों से कहता हूँ, एक यही वाली कि विजन देखे कि एक साल बाद जंग होगी, उनको पता था, और दूसरा विजन देखिए एक ऐसा लीडर 1948 13 अप्रैल एक मिलिट्री एकेडमी का विजिट करते हैं। आर्मी नेवी एयरफोर्स की मिलिट्री एकेडमीज थी। कायद-ए-आज़म ने क्योंकि वर्ल्ड वॉर में एयरफोर्स का रोल देखा हुआ था कि एयरफोर्स अब कितनी इंपॉर्टेंट हो गई है, एयर से मीडियम बहुत खतरनाक हो गया है। तो कायद-ए-आज़म ने एक ही मिलिट्री एकेडमी का विजिट किया। उस वक्त स्कूल होता था, पीएफ रॉयल पीएफ स्कूल होता था रिसालपुर। वहाँ जाकर इन्होंने इसको कॉलेज का दर्जा दिया और वहाँ बड़ी खूबसूरत तकरीर की। एक जो जुमला कमाल का है, उन्होंने कहा कि कोई भी मुल्क कमज़ोर एयरफोर्स के साथ दुश्मन की जारहियत पर होता है या उसके निशाने पर होता है, रहमो करम पर होता है। रहमो करम। देखिए आज का मुझे लग रहा है 2025 का मैसेज है ये। कोई भी मुल्क गरीब कमज़ोर एयरफोर्स के साथ दुश्मन की रहमो करम पर होती, कि किसी भी मुल्क की अगर कमज़ोर एयरफोर्स हो तो दुश्मन की रहमो करम पर होती है। और ये हुक्म दिया था कि पाकिस्तान को जितना जल्द हो सके पाक फ़िज़ाइया को मजबूत करना चाहिए, जो दुनिया में किसी से भी दूसरे नंबर पर ना हो। अब ये देखिए हुक्म था। आज मई में जो हुआ है कि उसी की आपको एक्सप्लेनेशन या मैनिफेस्टेशन नहीं नज़र आ रही कि वो कायद-ए-आज़म का हुक्म था 2019 में जो अभिनंदन के साथ हुआ। एक और बात बताएं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ये कह रहे हैं कि गैबी मदद आई थी, अल्लाह की मदद आई थी अभी वाली जंग में। लेकिन मुझे तो लगता है कि हमारे जो एयर फोर्स के ऑफिसर्स थे, ज़हीर अहमद बाबर, सिद्धू, उनकी जो डेडिकेशन थी, उनकी जो एफर्ट थी, वो ही खुदादाद सलाहियत की बुनियाद पर ट्रांसफ़र हुई थी उन पायलट्स में जिनकी बुनियाद पर हमने वो शानदार वॉरफेयर देखा है। तो वो जो अल्लाह की मदद आई थी वो कौन सा एलिमेंट है? नीचे देखिए अल्लाह ताला का तो हुक्म वादा सब कुछ है कि इंसान की मैं मेहनत कभी ज़ाया नहीं करता।
तो मदद तो उसी को आ जाती है ना, जब आप मेहनत करेंगे तो मदद आ जाएगी ना। मदद वैसे नहीं आएगी कि मैं बैठा हूँ अल्लाह मदद कर दे, आपने अपनी एफर्ट करनी। मैं आपको अक्सर आपके प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि देखिए 3 साल से एंटी राफेल टैक्टिक्स तैयार किए जा रहे थे, इस कॉर्डन को काम ही नहीं दिया गया था कि आपने कोई और काम नहीं कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ राफेल मारने की तैयारी करनी है। ये करना है। 3 साल तक राफेल की कमजोरियां, उसकी वीकनेसेस, शॉर्ट कमिंग्स, कहाँ लूप होल्स हैं उनकी स्ट्रैटेजी, उसके खिलाफ टैक्टिक्स तैयार की जा रही। जब आप इतनी कमिटमेंट आपका सरबराह करे जो एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू ने की है, तो फिर अल्लाह ताला का तो वादा है कि अगर आप मेहनत करेंगे जज्बा ईमान होगा। और जो मैं अक्सर आपके प्रोग्राम में भी कहता हूँ कि देखिए अगर आपकी वॉर जस्टिफाइड होती है, उसके पीछे कॉज जस्टिफाइड होना ज़रूरी, जो इंडिया की नहीं थी। और जब आपकी कॉज जस्टिफाइड है तो वॉर जस्टिफाइड है, और अगर वॉर जस्टिफाइड है तो आपकी कारकर्दगी जस्टिफाइड है। तो अगर एक तीनों फॉल्टी हो जाए तो वो डोमिनो इफेक्ट की तरह एक ही को मारेंगे तो सारी ईंटें गिर जाएंगी, क्योंकि अगर आपका कॉज ठीक नहीं है तो वॉर ठीक नहीं है, परफॉर्मेंस भी ठीक नहीं है। सर, लोग ये जानना चाहते हैं कि कायदे आज़म को एक साजिश के तहत मारा गया था। कायदे आज़म इतनी जल्दी नहीं इस दुनिया से जाने वाले थे, अभी उनकी ज़िंदगी और लिखी थी, लेकिन एम्बुलेंस से उनको ख़राब भेजी गई। असल हकीकत क्या है वो आप हमें बताएंगे। देखिए 2 हिस्सों में, एक कायदे आज़म जुलाई 1948 में बहुत ख़तरनाक उनकी तबीयत हो गई थी और डॉक्टरों का ख्याल ये था कि शायद ये जान रुखसत हो जाएंगे। एयरफोर्स उधर भी हेल्प की थी बाय द वे, ये बहुत कम लोग जानते हैं, वो भी मैं बताता चलूँ कि उस वक्त एक इंजेक्शन कराची से मंगवाना था जो नायाब था, बड़ी मुश्किल से मिला था। वो कौन सा इंजेक्शन? डॉक्टरों का ख्याल ये था कि उस इंजेक्शन से टीबी का फैलाव स्लो हो जाता, क्योंकि टीबी फैल रही थी उनके जिस्म में, उनको खतरा था कि चंद दिन के मेहमान हैं। तो फिर एयरफोर्स को कहा गया, वहाँ से कराची से वो इंजेक्शन ढूंढा गया। स्क्वाड्रन लीडर बेग होते थे वहाँ पे, ट्रांसपोर्ट के हेड होते थे, उन्होंने इतने ख़तरनाक मौसम में वो इंजेक्शन पहुँचाया था क्वेटा, और वहाँ से ज़ियारत जाना था। यानी उन दिनों क्या कोई परवाज़ जा नहीं रही थी क्वेटा? क्वेटा एयरफील्ड बंद थी। एयरफील्ड बंद का मतलब ये है जैसे लाहौर में या मुख्तलिफ एयर में फॉग धुंध हो जाती है तो या वहाँ पे डस्ट हो जाती है, तो उसको हम एयरफील्ड से ड्रेड कहते हैं। यानी सर, जैसे आजकल मोटरवे बंद कर दी जाती है फॉग के बाद। एग्जैक्टली, संजय रनवे बंद कर दिया, उसको हम एयरफील्ड से रेड कहते हैं। तो रेड का मतलब है कि नो टेक ऑफ, नो लैंडिंग, नथिंग। अच्छा। तो कैप्टन नूर इनके एडीसी थे, उनसे सुना है खुद कि वो कहते हैं मुझे पता लगा जहाज़ को इंजेक्शन लेके आ रहा है, लेकिन मैंने जाके देखा यहाँ तो 15 फुट से आगे नज़र कुछ नहीं आ रहा, मट्टी मट्टी हर तरफ और डस्ट है, तो ये जहाज़ कैसे लैंड करेगा। मैंने ऊपर चक्कर देने लगाते सुना जहाज़ को, मैंने सोचा अभी थोड़ी देर में वापस चला जाएगा। तो कहते हैं थोड़ी देर में देखा कि मट्टी से जहाज़ निकला और आकर लैंड कर गया रनवे पे। मैं बड़ा हैरान हुआ कि तो इतना ख़तरनाक सुसाइडल किस्म की लैंडिंग की है पायलट ने। तो पता लगा पर तो इसको फैंटास्टिक टी पिलानी पड़ती है। वो टी ले गए थे साथ बाय द वे, थर्मोस में ले गए थे, और जाकर उन्होंने चाय दी और हिम्मत करके पूछा कि ये आप अकेले क्यों आए हैं। हालांकि वो बड़ा जहाज था, क्रूज में होता है, को पायलट होता है, टेक्नीशियंस। वो कहते हैं मैं अकेला इसलिए आया था कि बाकियों की जिंदगियों को मैं खतरे में नहीं डालना चाहता था। तो फिर उन्होंने पूछा कि आपकी जिंदगी नहीं है महंगी? तो उस पर बड़ा खूबसूरत उन्होंने जवाब दिया कि मेरी जिंदगी कायदे आज़म की जिंदगी से बहुत ज्यादा सस्ती है। तो वो नहीं, कायदे आज़म को पूछ के देख लेना था एक दफा, उन्होंने कैसी जहाज भी खराब करता साड़ा, और जो इसको चला कर लाया वो भी, मगर वो इंजेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट। लेकिन उसकी डॉक्टरों का ख्याल ये था कि अल्लाह ताला की मेहरबानी के बाद कायदे आज़म की जो 1.5 महीना ज़िंदगी आगे बढ़ी और उन्होंने पहला यौम आज़ादी देखा 14 अगस्त 1948 को, फौत हुए थे 11 सितंबर को, तो वो एक अल्लाह ताला के बाद उस इंजेक्शन का कमाल था। एम्बुलेंस वाला एक बहुत ज़्यादा एक मिसपरसेप्शन भी है। मैंने बड़ी रिसर्च की, बिकॉज मैं जहाँ पे भी पिछले 20-22 साल से रिसर्च कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा टॉक्स करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह प्राइड लेता हूँ कि आज तक पैसे नहीं लिए मैंने। 20 सालों में मेरी शर्त होती है कि अगर आप मुझे बुलाएंगे, पैसे देंगे तो नहीं आऊँगा कायदे आज़म के लेक्चर के ऊपर। हमने इसी साल फरवरी में एक जिना लाइब्रेरी यूएस से खोली है। बुनियादी तौर पर हमने वहाँ लाइब्रेरी इसीलिए बनाई थी कि एक ट्रिब्यूट दे सकें कायदे आज़म को वहाँ, कि वहाँ मेरे 3 दोस्त हैं, एक डॉक्टर आसिफ रियाज कदीर हैं, एक तनवीर अहमद हैं और एक ताहिर भट्टी हैं। ये 3 हैं जो पाकिस्तानी हैं और बहुत ज़्यादा शिद्दत से कायदे आज़म से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान से तो करते ही हैं। उन्होंने मुझे इस 3-4 साल पहले रब्ता किया कि आप हमें ज्वाइन करें, कि आपका तस्वीरें हैं। तो अब उन्होंने फिर मेरी ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ मुझे पैटर्न चीफ कायदे आज़म फाउंडेशन यूएस से बनाया। बल्कि ये जो प्रोग्राम आज रिलीज़ हो रहा है 25 दिसंबर को, मुझे वहाँ होना था, लेकिन उन्होंने इंसिस्ट किया कि मैंने कि नहीं, लेकिन आपने कहा मैंने मुनीज़े के साथ पॉडकास्ट, अब आप समझ रहे हैं, आपकी वजह से कैंसिल किए, तो वो अब बाद में जाना है। तो वो जो एम्बुलेंस का कह रही थी, तो मैंने बड़ा रिसर्च किया। जो डीजी मेडिकल के थे उस वक्त, जिन्होंने ये एम्बुलेंस कायदे आज़म को डिटेल की, यानी एलोकेशन की कि फ़लाँ एम्बुलेंस जाएगी जी, उनका मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात है और हैरान कुन बात है, और पहली दफ़ा मैं मीडिया पे कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने रिसर्च मुकम्मल किया। उनके बेटे हयात हैं, उन्होंने एम्बुलेंस भेजनी थी। एक चीज़ जो हम अक्सर भूल जाते हैं कि कायद ने खुद हुक्म दिया था फातिमा जना को कि मेरे अराइवल को कराची में प्राइवेट रखा जाए। पहली बात तो ये,
लोगों को एक और बहुत गलत फीड किया जाता है कि शायद कायदे ने 5-10 साल जिंदा रहना था, वो एम्बुलेंस की वजह से चले गए। ये भी गलत है। देखिए वहाँ डॉक्टर ने फैसला कर लिया था कि अब कायदे जा रहे हैं, इन्होंने ज़ियारत में फौत होना है या कराची में फौत होना है। ज़िंदगी तो अल्लाह के हाथ में है, डॉक्टर तो ओपिनियन देते ना। एम्बुलेंस के बारे में उन्होंने खुद कायदे ने फातिमा जना को कहा था कि मेरा जो अराइवल कराची में है ना प्राइवेट रखा जाए, क्योंकि वो स्ट्रेचर पर लाए गए थे। कायदे जितने डिग्निफाइड आदमी थे, पर्सनैलिटी, वो चाहते नहीं थे कि लोग या मीडिया कवरेज मिले कि ये कायदे का स्ट्रेचर जा रहा है। तो वो शायद उनके जहन में मिसमैच था, उनका एक स्टेटस था अपने जहन में, एक सेल्फ प्राइड था। तो मेरी नज़र में जितना मैंने पढ़ा तो ये उसी वजह से था, कायदे ने हुक्म दिया कि प्राइवेट रखा जाए। अब प्राइवेट की इंटरप्रिटेशन आप और मैं और सब लोग अलग अलग कर सकते हैं। एक गाड़ी, एक एम्बुलेंस और 2 मोटरसाइकिल आए थे सिर्फ उनको ले जाने के लिए। एक बात, लियाकत अली खान प्राइम मिनिस्टर नहीं आए थे क्योंकि प्राइवेट का लफ्ज़ यूज़ हुआ ये जो असल बात है एम्बुलेंस वाली। तो वो कहते हैं, जो डीजी साहब के बेटे ने हमें बताया मुझे, कि वो कहते हैं मेरे वालिद कहते हैं कि मुझे नहीं बताया गया कि कायदे मारे थे। उन्होंने कहा एक वीआईपी एम्बुलेंस चाहिए मारीपुर एयरबेस पर। तो मैंने वीआईपी का समझा कि नंबर 1 एम्बुलेंस तो कायदे आज़म के लिए है, तो मैंने नंबर 2 भेज दी। मिसपरसेप्शन तो हम लेते हैं आजकल इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का ज़माना, ई-ट्रॉन आजकल की जो गाड़ियाँ, 78 साल पहले ये वाला स्टैंडर्ड इंजन्स का, रिलायबिलिटी का नहीं था। और एक सबसे स्ट्रेंज बात है, शायद बहुत सारे व्यूअर्स को नाम पता हो, कि ये पहली दफ़ा कायदे की गाड़ी ख़राब नहीं हुई थी। कायदे आज़म जब हल्फ बर्दारी कर रहे थे पाकिस्तान की, माउंट बैटन आए हुए थे, BWP 35 नंबर गाड़ी का नंबर था, नवाब भावलपुर ने गिफ्ट दी हुई थी, बहुत महंगी गाड़ी थी। वो जब हल्फ उठाकर गवर्नर का वापस जा रहे थे गवर्नर हाउस, तो रास्ते में आग लग गई थी, आग लगी थी और उसके बाद उन्हें रेस्क्यू कर लिया, निकाला गया था, फिर पीछे फातिमा जना की गाड़ी में शिफ्ट किया गया। अब ये तो कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है कि 2 गवर्नर जनरल बैठे हैं, एक कायदे आज़म भी और एक इंडिया का लॉर्ड माउंट बैटन, फिर भी आग लगी। तो ये उस ज़माने में रिलायबल नहीं। सर, कायदे आज़म के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बीमारी में काफ़ी वक्त ज़ियारत में गुजारा, तो ज़ियारत में उनका स्टे किस तरह का था? ये वो लीडर है जो जाना नहीं चाहता था, उनको अमेरिका की ऑफ़र की गई थी कि आप चलें। बहुत सारे मैं नाम बता सकता हूँ जिन्होंने इनको ऑफ़र किया। कायदे आज़म 2 वजह से नहीं गए। एक, उन्होंने मुँह पे कहा, उन्होंने कहा ये गरीब कौम है, मैं इलाज बाहर नहीं करवाऊँगा। और दूसरी सबसे दिलचस्प बात यह है कि कायदे आज़म चाहते नहीं थे कि मेरी बीमारी की तफसीलात, क्योंकि नया मुल्क बना है, अभी तक नज़रें जमी हुई हैं दुश्मनों की कि ये किस तरह इसको डिसमेंटल करना है मुल्क को। तो अगर मैं बाहर चला गया तो बाहर के लोगों को मेरी बीमारी की नौइयत और उसकी सीरियसनेस पता लग जाएगी कि मैं कितना बीमार हूँ शदीद, मेरे तो चंद महीने रह गए। तो वो चाहते नहीं थे कि बाहर के डॉक्टरों को, फिर उनको कहा गया कि अच्छा आप ट्रैवल नहीं करते, पैसे बचाना चाहते तो वहाँ से डॉक्टर बुला लेते हैं। उन्होंने कहा एक ही बात, ज़ियारत का जब ये दिलचस्प बात एक और है कि जब ये पहुँचे हैं ज़ियारत तो बड़ी सर्दी थी, इन्होंने सूती जुराबें कॉटन की पहनी हुई थी क्योंकि कराची में थे, ज़ियारत में तो बहुत ज़्यादा कॉटन थी। तो कोयटा पहुँचे तो ADC कहते हैं इनके जो कैप्टन नूर कहते हैं कि मुझे बुलाया, 10 रुपये दिए, डॉक्टर ने कहा गर्म जुराबें ले। तो 10 रुपये दे के मैं दरवाजे पर पहुँचा तो मुझे वापस बुला के कहते हैं बात सुनो, सरकारी गाड़ी पर मत जाना और दुकानदार को ना बताना कि कायदे आज़म के लिए जुराबें हैं, क्योंकि अगर सरकारी गाड़ी पर जाए तभी पता लग जाएगा, और तुमने बताया तो पैसे नहीं लेगा। तो मैं नहीं चाहता किसी गरीब का नुकसान हो। ये लोगों को नहीं पता होगा, लोगों को ये नहीं पता होगा कि ज़ियारत में उन दिनों बिजली नहीं थी। अच्छा, लो इलेक्ट्रिसिटी, जनरेटर चलता था। तो जनरेटर कायदे आज़म ने कहा ये तो फजूल खर्ची है, सारा 24 घंटे जनरेटर चलता रहता है। फिर तो कायदे ने कहा 6 बजे जनरेटर बंद कर दिया जाएगा शाम को, पूरे ज़ियारत का तो बंद कर दिया जाता था। तो ADC कहते हैं एक दिन मैं गुजरा उनके कमरे के आगे से, तो मैंने लिखा वो कैरोसिन लैंप के जला हुआ है और सरकारी फ़ैनों पे काम कर रहे हैं। अंदर से झांक के खिड़की से देखा, तो मैंने हिम्मत करके नॉक किया और कहा कि सर आप तो सरकारी फ़ैनों पे काम कर रहे हैं, तो जनरेटर चलवा दूँ? तो कायदे ने कहा नहीं। अंग्रेज़ी में कहते हैं कि यहाँ के तमाम रूल्स गवर्नर जनरल पर भी लागू होते हैं, और ये मेरी गलती है कि मैंने वक्त पर अपना काम ख़त्म क्यों नहीं किया। टिकर मशीन, अभी जो आप लोग मीडिया पे टिकर कहते हैं, वो टिकर बुनियादी तौर पर एक टिकर मशीन होती थी, इसमें टेलीग्राम की तरह छोटी छोटी स्ट्रिप निकलती थी, उस पर न्यूज़ लिखी होती थी, उस पर डॉलर प्राइस, सारा दिन वो पढ़ते थे ताकि फ़ैसले कर सकें, क्योंकि कट ऑफ थे वहाँ पे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात। एक और परसेप्शन बहुत ज़्यादा है कि जी लियाकत अली खान से ताल्लुकात बड़े ख़राब थे। मैं बहुत पढ़ा है, ऐसा नहीं था। मुझे कैप्टन नूर के मेरे पास इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने कहा कि वो कायदे आज़म को मिलने आ रहे थे लियाकत अली खान। खाना तैयार करवाया गया था जब? जी, खुद करवाया था, मेन्यू पूछा था। जब बुलाया गया था, जब आ रहे थे कराची से, तो कायदे ने खुद ADC कहते हैं मुझसे पूछा कि उनका अराइवल कोयटा कैसे होगा, कितने बजे पहुंचेंगे, वहाँ क्या रिफ्रेशमेंट होगी, फिर यहाँ मेरे मीटिंग के दौरान मेन्यू क्या होगा हमारे साथ, मेरे साथ। और फिर वो कहते हैं कि अगर कोई शख्स वो समझे कि मुझे मरते देखना आ रहा है या खोटे सिक्के हैं, तो मेन्यू नहीं तैयार करवाएगा वो उसके लिए, वो कहेगा जो मर्जी दे दो, आप भी समझते हैं। लेकिन बड़े शौक से मिले, फिर बाद में मीटिंग की पूरे हुकूमत के बारे में। और ये भी एक मिसपरसेप्शन हमारे दरमियान बहुत ज़्यादा फैलाया जाता है कि बहुत ज़्यादा ताल्लुकात ख़राब थे और कायदे मायूस थे कि जी मैंने गलती की पाकिस्तान में आकर। ये मैं नई नस्ल को एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता चलूँ
करण लाई बख्श वो शख्स हैं जिन्होंने आखिरी वक्त कायदे से पूछा था कि आपको कोई रिग्रेट है, तो उनका जवाब क्या था? उनका जवाब था मुझे एक रिग्रेट है। हम्म, उन्होंने कहा था कि मुझे अल्लाह ताला ने मोहलत इतनी नहीं दी कि मैं लोगों का मुस्तकबिल बदल सकता। यानी ज़्यादा पॉलिसी साजी नहीं की जा सकी, एग्जैक्टली, रिफॉर्म्स नहीं बनाई जा सकी। एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, लॉज, इंटरनेशनल ट्रेड। कायदे आज़म को फादर ऑफ द नेशन क्यों कहा जाता है? मनीज़ बहुत सारी वाक़यात मेरे जहन में हैं, लेकिन मैं एक मेरे जहन में फ़ौरी तौर पर आया है और वो है कि एक दफ़ा कायदे आज़म के पास उनके स्टाफ आया जब इंडिया में गांधी को कत्ल कर दिया गया हुआ था, एक जुनूनी हिंदू ने मार दिया था। तो स्टाफ आया और उन्होंने आके कहा कि सर आपका जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है वो एक पारसी है और फौरी तौर पर इसको बदल दें, क्योंकि एक पारसी खातून से आपने शादी की उसको मुसलमान करके, और आपकी अपनी बेटी ने एक पारसी से शादी कर दी। पारसी लोग आपसे नफरत करते हैं और ये चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर आपका पारसी है, तो आपकी जान को बड़ा ख़तरा है, तो इसको फ़ौरन बदल दें। तो थोड़ी देर सोचते रहे कायदे आज़म और फिर सोचने के बाद नहीं इसको नहीं बदलूंगा। तो बहन थी फातिमा जनाब ने पूछा क्यों नहीं बदलेंगे, तो बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा अगर मैं इसको बदलता हूँ तो मैं 9 करोड़ लोगों को ये पैगाम दूंगा कि मैं मुसलमानों का गवर्नर जनरल हूँ, क्योंकि मैं पाकिस्तानियों का गवर्नर जनरल हूँ, इसलिए इसको नहीं बदलूंगा। वो बतौर मुसलमान खुद कैसे थे? वॉज ही अ गुड मुस्लिम? क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा सवाल पूछते हैं अगर हम यूथ की बात करें तो। देखिए 2 चीज़ें हैं, वो मज़हब को अपने पॉलिटिकल एजेंडे पे नहीं फॉलो करते थे। मैं आपको 2 वाक़या सुनाता हूँ। याहिया बख्तियार जो हमारी फिल्म एक्ट्रेस हैं ज़ेबा बख्तियार, उनके वालिद ये कायदे के बड़े करीबी साथी थे और उन्होंने एक दफ़ा उनके पास नया महंगा सा कैमरा लिया। उनको फ़ोटोग्राफी का शौक़ था याहिया बख्तियार को। उन्होंने कायदे उनसे कहा कि मैं आपकी एक शूट करना चाहता हूँ आपके घर पे आके, मेरे पास बड़ा अच्छा कैमरा है। वो चले गए। जब वो गए तो वो कहते हैं कि कायदे आज़म एक मजहबी किताब थी हदीसों पर मबनी, वो पढ़ रहे थे। अच्छा। तो मैंने गया तो मैंने कैमरा सेट करके कहा कि सर ये किताब आप पकड़े रखें ताकि लोग, हम ये चाहते हैं हम किताब आए। तो कायदे ने उठा के वो किताब साइड पे रख दी। उन्होंने कहा मेरा और लोगों का रिश्ता मैं मज़हब को एक्सप्लॉइट करके नहीं बना सकता, मैं जैसा हूँ मैं खुद हूँ, जैसा लोग वैसा रहें। एक बात तो ये है। दूसरा एक जो मजहबी, एक उनके कैप्टन अता रबानी, ग्रुप कैप्टन अता रबानी उनके एडीसी थे, जो हमारे सेनेटर हैं रज़ा रबानी, पीपल्स पार्टी के उनके वालिद थे। वो अपनी किताब में लिखते हैं कि जब पाकिस्तान बन गया तो मुझे हुक्म दिया, ईद आई थी 25 अक्टूबर, छोटी तो 3 दिन बाद आ गई थी क्योंकि 27 रमज़ान को बना था पाकिस्तान। तो 25 अक्टूबर को कहते हैं कि 24 को मुझे शाम को कहते हैं कि कल ईद की नमाज़ पढ़ने जाना है, तो मेरे लिए कोई जगह मुख्तस ना कराना और मेरे लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं है क्योंकि ये मज़हब की फरीज़ा है। तो कहते हैं हम गए, जब पहुँचे लेट थोड़ा सा पहुँचे तो पीछे जूतियों के पास ही जगह मिली, तो कहीं वहीं बैठ के नमाज़ पढ़ी। तो नमाज़ पढ़ने के बाद कहते हैं कि हम रास्ता बदल के घर जाएंगे क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो मैं ये बताना ये चाह रहा हूँ कि मजहबी उस प्रोफेशन के तौर पर या एग्जिबिट करने के तौर पर या उसको टूल ऑफ पॉपुलैरिटी नहीं यूज़ कर, यानी बज़ाहिर नहीं थे मगर थे। एग्जैक्टली थे। और बहुत सारे वाक़यात मैं सुना सकता हूँ, लेकिन वो मज़हब को जिसको कहते हैं ना इस्तेमाल नहीं करते थे, अपने आप को मजहबी लेबल करके ताकि लोग मेरे से अट्रैक्ट हो। वो कहते हैं जैसा मैं हूँ वैसा ही हूँ। यहाँ से मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई हूँ कि असल में लीडर होता कौन है, लीडर कहते किसे हैं? और लीडर तो वही होता है, जितना मुताला किया उससे यही मालूम हुआ कि जो आगे लीडर्स बनाता है। लेकिन ये सवाल आपके लिए है कि क्या आज के लीडर्स हमारी नई नस्ल में से या नस्ल 9 में से क्या लीडर्स बना रहे हैं? खालिद चिश्ती साहब मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, उन्होंने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया उनका। और नाज़रीन आपसे भी इजाज़त चाहेंगे अल्लाह ने के बाद।